दोस्तों, नेचर का एक सिंपल रूल है। कुत्ता भौंकता है, सांप फुंकार मारता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। लेकिन अगर ये लाइन ब्लर हो जाए और एक जानवर के गले से इंसान की आवाज आए, तो इस बात का एक सिंपल सा मतलब है, वो सिर्फ उस आवाज को कॉपी कर रहा है ताकि वो अपने शिकार को अपने पास बुला सके। प्रणाम दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर करी है वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में बंदेल रेलवे क्वार्टर्स में रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर रोहन ने। और अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, वो रोहन का भेजा गया वो ईमेल है जो उसने हमारे साथ शेयर किया था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि रेलवे क्वार्टर्स या इस तरह की कोई भी गवर्नमेंट ओल्ड बिल्डिंग्स एक तरह का नॉस्टैल्जिया से भरी रहती हैं, पर मेरा मानना ये है कि ये ओल्ड बिल्डिंग्स दरअसल एक तरह का टाइम कैप्सूल्स होते हैं और इनकी पूरी हिस्ट्री में इनके साथ हुई जितनी भी अच्छी और बुरी घटनाएं हैं, ये अपने अंदर उन्हें समेटे हुए रहती हैं। बात है 2011 की। रोहन अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही एक रेलवे क्वार्टर्स में शिफ्ट होता है। सब कुछ सही था, एक हैप्पी फैमिली, मम्मी पापा और 2 भाई, जिनमें से एक रोहन से बड़ा था और एक रोहन से छोटा। लेकिन इस खुशहाल फैमिली को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस क्वार्टर में उनके साथ क्या घटने जा रहा है। और इसी स्टोरी को आप लोग इस कहानी में जानने वाले हैं। दरअसल इस रेलवे क्वार्टर की पतली दीवार के उस पार एक ऐसी कहानी बन रही थी जो आने वाले समय में ऐसा भौकाल मचाने वाली थी इनकी जिंदगी में। रोहन बताते हैं, उनकी साइड वाले रेलवे क्वार्टर में एक फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली में भी एक औरत। भाई, कुछ लोग होते हैं जो जिंदा तो होते हैं, पर उनके चेहरे पे जिंदा रहने की कोई भी रौनक नहीं होती। और ये जो औरत थी, ये अक्सर काले जादू और टोने टोटकों में इन्वॉल्व रहती थी और पूरी लोकेलिटी इस औरत से थोड़ा परेशान रहती थी क्योंकि इसकी किसी के साथ भी नहीं बनती थी। पर रोहन बताते हैं कि उनकी माँ एक ऐसी औरत थी जिनसे वो औरत खास तौर से नफरत किया करती थी। उनके घर के आसपास अक्सर कोई ना कोई टोटका हुआ मिलता था। कभी नींबू मिर्ची, कभी सिंदूर और कभी कभी तो कोई पुरानी हड्डी उन्हें अपने घर के आंगन या आसपास मिला करती थी। अब पहले तो चीजें नॉर्मल रहीं, पर धीरे धीरे रोहन के घर में वियर्ड सी चीजें घटने लगी। अक्सर रसोई में रखे हुए बर्तन अपने आप नीचे गिर जाया करते थे। अब घर में आए दिन कलेश होने लगा और रोहन के पापा बिन बात हमेशा चिड़चिड़े हुए से रहते थे। इन शॉर्ट, इन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि किसी की बुरी नजर इनकी खुशहाल जिंदगी पे पड़ गई है और इनकी फैमिली इस नेगेटिविटी की चपेट में दिन प्रतिदिन घुटती चली जा रही थी। अब रोहन के पापा थोड़े पुराने ख्यालात के इंसान थे। वो समझ जाते हैं कि जो टोने टोटके उनके घर के आसपास मिल रहे हैं और ये जो घटनाएं उनके घर में हो रही हैं, हो ना हो ये चीजें आपस में लिंक्ड है। किसी ने उनके घर पर कोई टोटका करवा दिया है और वो इंसान कौन हो सकता था, इस चीज को समझने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा देर लगी नहीं। अब रोहन के पापा एक विद्वान पंडित को अपने घर बुलाते हैं और वो पंडित उनके घर की दहलीज को लांघते ही उस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत भांप जाते हैं और वो उनके पापा की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आपके घर के ऊपर किसी ने एक घोर काला जादू करा रखा है और हो ना हो ये नकारात्मक शक्ति इतनी प्रबल है आपके घर में अकाल मृत्यु का घोर योग बन रहा है। अब ये बात सुनकर रोहन और उसकी फैमिली पूरी तरह से डर जाती है। पर वो पंडित उनके घर में एक पाठ करते हैं और उनके घर के चारों तरफ कुछ कीले ठोक देते हैं और वो उन सभी के गले में एक एक ताबीज बना देते हैं। और वो रोहन के पापा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत गौर से सुनिएगा। आने वाली अमावस्या तक चाहे जो भी हो जाए, आपके घर का कोई भी सदस्य शाम के बाद इस ताबीज को पहने बिना अपने घर से बाहर ना निकले। अब जैसे जैसे अमावस्या का समय आएगा, उस शक्ति की ताकत बढ़ती जाएगी और अगली अमावस्या के आसपास वो अपने विकराल रूप में होगी। तो बस आपको तब तक एहतियात बरतनी है और अमावस्या के ठीक अगले दिन हम आपके घर में एक अखंड पाठ करेंगे, जिसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। पंडित जी की ये बात को सुनकर पहले तो पूरी फैमिली घबरा जाती है, पर वो लोग ठीक वैसा ही करते हैं जैसा कि पंडित जी ने उन्हें करने के लिए बोला था। अब इस सारी प्रक्रिया के होने के बाद वो औरत बौखलाने लगती है और जैसे जैसे अमावस्या का समय आता है, उसकी बौखलाहट पागलपन की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी समझ जाती है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी नेगेटिव एनर्जी को रोक रहा है। अब दोस्तों, ये बात आपने भी सुनी होगी कि जो लोग इन नेगेटिव शक्तियों को काबू में करने की कोशिश करते हैं और अगर उस नेगेटिव शक्ति के बीच में कुछ भी आता है, तो ये शक्तियां डायरेक्ट उस इंसान को अटैक करती हैं जिसने उन्हें भेजा होता है। और यही कारण था उस औरत की बौखलाहट का। पर धीरे धीरे अमावस्या का समय बीत जाता है
और पूरी फैमिली ठीक जैसा पंडित जी ने कहा था वैसा ही करती है और उस फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं होता। और अमावस्या के तीसरे या चौथे दिन उस औरत की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर सूखने लगी। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ये हालत का कारण क्या है, क्योंकि सारे टेस्ट एकदम नॉर्मल आ रहे थे। और एक दिन अचानक उन्हें ये खबर मिलती है कि वो औरत नहीं रही, उसने हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दिया। अब रोहन बताते हैं कि उनके घर के ठीक पीछे एक लेक है और उस लेक के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसपे शाम के वक्त बहुत सारे बच्चे खेलते रहते थे। और उस दिन रोहन उसी ग्राउंड से खेलकर वापस आ रहे थे और वो देखते हैं कि उस औरत के घर के बाहर एक ऑटो रिक्शा रुका हुआ है। उस ऑटो रिक्शा में उस औरत का पति और बेटा उस औरत की लाश को लेकर आए थे। रोहन ने बताया कि वो ऑटो वाला जैसे ही उन लोगों ने उस बॉडी को ऑटो से निकाला, वो बिना पूछे मुड़े एकदम हड़बड़ाहट में भाग गया और ये दोनों उस बॉडी को जैसे तैसे लेकर अपने घर के अंदर जा रहे थे। और उसी कश्मकश में उस औरत का सर रोहन की तरफ पलटता है और वो जो दृश्य था, रोहन को ऐसा लगा कि वो कोई डेड बॉडी नहीं है। वो औरत सीधा रोहन की आंखों में देख रही थी, एकदम पीली फटी हुई आंखें, बाल बिखरे हुए और बिल्कुल सूखा हुआ चेहरा। अब जैसे ही उसका पति और उसका बेटा देखते हैं कि रोहन ये सब कुछ देख रहा है, वो लोग हड़बड़ा जाते हैं और जैसे तैसे करके उस बॉडी को घर के अंदर ले जाते हैं और शायद उसी रात को उस औरत का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। और उस दृश्य को देखकर रोहन पूरी तरह से डर जाता है। वो हांफता हुआ अपने घर के अंदर जाकर बैठता है और बेड पे चढ़ के रजाई में छुप जाता है। पीछे से उसकी मम्मी आती हैं और उससे पूछती हैं, क्या हुआ, तू इतना डरा क्यों हुआ है? पर रोहन के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। वो कांपते हुए बस इतना बोल पाया, माँ वो वापस आ गई है। माँ ने पूछा, कौन वापस आ गया है? वो औरत। माँ, वो जिंदा है। अब रोहन की मम्मी को उस औरत की डेथ के बारे में पहले से पता चल चुका था, पर उन्हें लगता है कि शायद ये उस डेड बॉडी को देखकर डर गया है और वो रोहन को चुप करा के उस रात को सुला देते हैं। अब पर रोहन की मम्मी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो डेड कोई एंडिंग नहीं थी, वो एक शुरुआत थी एक हैवानियत की, जो उनकी जिंदगी में आने वाले समय में कोहराम मचाने वाली है। अब धीरे धीरे एक दो करके दिन बीतने लगते हैं, पर रोहन के दिमाग से वो चेहरा मिटने का नाम नहीं ले रहा था। उसको सोते जागते स्कूल में हर वक्त बस उसी औरत का चेहरा दिखता था और वो बस एक ही बात बोलता था कि माँ, आप मानो या मत मानो, वो औरत जिंदा है। पर एक दिन रात के 3-3:30 बजे के आसपास रोहन की आंखें खुलती हैं। उसे लगता है कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, जैसे कोई उनके बाहर वाले दरवाजे को बुरी तरह से खरोंच रहा हो। अब उस आवाज़ से उस फैमिली के सारे मेंबर्स जग जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि शायद कोई कुत्ता वगैरह होगा जो उनके दरवाजे को खरोंच रहा है। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसे फील होता है कि बाहर से किसी बिल्ली के बोलने की आवाज़ आ रही है, पर कुछ ही सेकंड्स के बाद वो बिल्ली की आवाज़ एक औरत की आवाज़ में बदल जाती है और पूरी फैमिली ने उस आवाज़ को पहचानने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। वो समझ जाते हैं कि ये तो वही आवाज़ है जिसको वो पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं। जो औरत कुछ दिन पहले मर चुकी थी, ये उसी की आवाज़ थी। और जब वो लोग उस आवाज़ को थोड़ा गौर देकर सुनते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो बोल क्या रही है। दरअसल वो औरत बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते बस वो यही बोल रही थी, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई है। और रोहन के पापा को पूरा किस्सा समझ आ जाता है। वो समझ जाते हैं कि कुछ दिन पहले उस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए जो बंधिया उन्होंने अपने घर के ऊपर कराया था, वो इन दी एंड उसी औरत के ऊपर पड़ गया है और उसी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। और अब वो अपना बदला लेना चाहती है। अब रोहन के पापा बिस्तर से उठते हैं और गुस्से में घर के बाहर निकलने लगते हैं। तभी रोहन की मम्मी उनका हाथ पकड़ती हैं और झटके से खींचती हैं और उनकी आंखों में देखते हुए बोलती हैं कि यही तो वो चाहती है, हमारे घर के ऊपर बंधिया हो रखा है तो उसका इस दीवारी के अंदर कोई बस नहीं चलता। पर अगर आप रात के इस वक्त घर से बाहर निकल गए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और वो एक मंत्र का उच्चारण करने लगती हैं। अब उस मंत्र के उच्चारण के बाद बाहर बिल्कुल शांति हो जाती है, पर रात भर रुक रुक कर उस बिल्ली की आवाज़ आती ही रहती है। अब दिन में तो सब कुछ ठीक रहता था, पर इस फैमिली की रातें नरक हो चुकी थी और उस कॉलोनी में धीरे धीरे उस औरत के अलग अलग जगहों पर देखे जाने की बात चलने लगी।
पूरा मोहल्ला समझ चुका था कि वो औरत अब एक बुरी आत्मा बन चुकी है। पर एक शाम जब रोहन पास ही की किराना की दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहा था, उसे महसूस होता है कि उससे करीब 100 मीटर दूर एक फ्लिकर करती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत खड़ी हुई थी। बिखरे हुए बाल, सफेद पड़ा हुआ चेहरा और एकदम खुली हुई पीली आंखें। रोहन समझ जाता है कि ये वही औरत है। अब ये वो पहला मौका था जब रोहन उस एंटिटी को पहली बार अपनी आंखों से महसूस करता है। रोहन बुरी तरह से डर जाता है। वो सीधा अपने घर की तरफ भागता है और हड़बड़ाते हुए जब वो उस औरत के घर को क्रॉस करके अपने घर में घुसने ही वाला था, उसकी नज़र उस औरत के घर की छत की तरफ चली जाती है। उसे दिखता है कि वो वहाँ खड़ी है अपनी छत के ऊपर, लेकिन उसकी अपीयरेंस नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, साड़ी एकदम मैली हो चुकी थी और वो अपनी रेलिंग से आगे को झुकी हुई थी, जैसे एक जानवर घात लगाने की पोजीशन में होता है। और वो रोहन की आंखों में देखकर एक अजीब सी आवाज निकाल के हंस रही थी। रोहन बुरी तरह से चिल्लाकर रोने लगता है और उसकी आवाज को सुनकर उसकी मम्मी बाहर आती हैं। और जैसे ही उसकी मम्मी बाहर आती हैं, रोहन उन्हें बताता है कि वो वहाँ खड़ी है और वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। पर जैसे ही वो दोनों उस छत की तरफ देखते हैं, वहाँ कोई नहीं था। पर उसकी मम्मी समझ जाती हैं कि अब ये ताकत उनको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली। पर अगले दिन से चीज़ें बदलने लगती हैं। कॉलोनी के कई लोग बताते हैं कि उन्होंने भी ठीक वैसे ही दिखने वाली एक औरत को कहीं ना कहीं देखा है। और सबसे वियर्ड बात तो ये थी कि गली के कुत्ते जो हर चीज़ पर भौंकते हैं, वो उस औरत के घर के आसपास भी नहीं आना चाहते थे। और अगर कोई ज़बरदस्ती भी किसी कुत्ते को उस औरत के घर के आसपास ले जाए तो वो ज़मीन पर लेटकर रोने लगते थे। मतलब साफ था, वो उस नेगेटिव एनर्जी को फील कर पा रहे थे। अब रोहन के पापा समझ जाते हैं कि उनकी पूरी फैमिली एक बहुत बड़े खतरे में है और किसी भी दिन कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और वो सीधे उन्हीं पंडित के पास जाते हैं और वो पंडित उन्हें बताते हैं कि ये एक बहुत ही दुष्ट आत्मा है और जिन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, वो बुरी तरह छटपटा रही है अपना बदला लेने के लिए। आपकी पूरी फैमिली एक बहुत बड़े खतरे के नीचे है और आपके घर में एक अकाल मृत्यु का लगभग एक अटल योग बना हुआ है। अब ये बात सुनकर रोहन के पापा और मम्मी बुरी तरह से घबरा जाते हैं। तो पंडित जी रोहन के पापा की आंखों में देखते हुए बोलते हैं, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत गौर से सुनिएगा। इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे। पहला, आपको अपने घर के अंदर अगले 5 दिन तक निरंतर बजरंग बाण का पाठ करना पड़ेगा और वो पाठ मैं या कोई और पंडित नहीं कर सकता। उस पाठ को हर वक्त आपकी ही फैमिली का कोई ना कोई सदस्य करेगा, तभी वो आत्मा निष्क्रिय हो जाएगी। और आज से ठीक 6ठे दिन उस औरत के घर पे ब्रह्म भोज है। आपके घर के किसी मेंबर और हो सके तो आपकी पत्नी को उसके घर जाकर वो ब्रह्म भोज लेना पड़ेगा। पर इस बात को बहुत गौर से सुनना कि ब्रह्म भोज लेने के बाद तो वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, पर ब्रह्म भोज लेने से पहले का समय बहुत ही कठिन होगा। उस आत्मा को समझ आ जाएगा कि अगर आपने ये ब्रह्म भोज ले लिया तो वो हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगी और वो हड़बड़ाहट में कुछ भी कर सकती है। अब रोहन बताते हैं कि अगले 5 दिन तक उसके पापा अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और हर वक्त उसके पापा या उसकी मम्मी में से कोई एक इंसान निरंतर बजरंग बाण का पाठ करता है। और 6ठे दिन उसके पापा उस फैमिली के घर जाते हैं। वो उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द उस दौरान बहुत ज्यादा पावरफुल फील कर रहे थे, पर क्योंकि उन्होंने वो पंडित जी का दिया हुआ मंत्र कवच पहना हुआ था, वो उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाती। और ब्रह्म भोज को करने के बाद घर आते ही उस फैमिली के हर सदस्य को लगता है कि किसी ने उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा भार हटा दिया हो। उनका एनवायरनमेंट पिछले कई दिनों से एकदम नेगेटिव बना हुआ था, वो एकदम बदल गया था। उसके बाद किसी भी रात को उनके घर के आंगन से किसी बिल्ली के रोने की आवाज नहीं आई, ना उस औरत को किसी ने फिर उस कॉलोनी में कभी कहीं देखा। और अगले 1 महीने के अंदर रोहन और उसकी फैमिली उस क्वार्टर को खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज उस बात को 11 साल बीत चुके हैं, पर रोहन बताता है आज भी जब वो किसी काली बिल्ली को देख लेता है, रोहन को आज भी लगता है कि कहीं वो बिल्ली उसकी तरफ देखकर ये ना बोल दे कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और रोहन के पापा उस ब्रह्म भोज के बाद अब वो थोड़ा शांत रहते हैं
मानो उन्होंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपना एक हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया हो। तो दोस्तों, ये थी रोहन और उसके साथ घटी हुई एक भयानक सच्ची कहानी। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है जिसे आप चाहते हैं कि मेरे साथ शेयर कर सकें, तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर उसे शेयर करिएगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आपको ये और ये दोनों वीडियोस भी बेहद पसंद आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।